तो प्यारे बच्चों, आज मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है और मेरी कोशिश रहेगी इस लेक्चर नंबर 3 को मैं प्लासिक युद्ध तक मैं आपका खत्म कर दूं। फिर प्लासिक युद्ध के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपको कर्नाटिक वॉर जो है वो पढ़ाऊंगा मैं। तो मेरी कोशिश रहेगी आज प्लासिक युद्ध को खत्म कर दूंगा तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समझना इसको जरा। लास्ट क्लास तक मैंने कहाँ तक पढ़ा था, मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि कोलकाता कैसे बना था। 1696 की बात है। कोलकाता 3 प्रांत, कौन कौन? सूतानाती, कालीकटा और क्या था, गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता बना था। पता है, जब कलकत्ता बन गया था, कलकत्ता बनने के बाद अगले 2 साल बाद वहां पर फोर्ट बंगाल में फोर्ट विलियम बनाया गया था। और फोर्ट विलियम के बनने के बाद अब अंग्रेजों के पास 3 फोर्ट्स थे। कहाँ कहाँ पर? एक बॉम्बे के अंदर, एक मद्रास में और एक कलकत्ता में। कलकत्ता बंगाल में कर लो। जो बॉम्बे में जो फोर्ट था उसका नाम था फोर्ट बॉम्बे, जो मद्रास में फोर्ट था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, और जो कलकत्ता में जो फोर्ट तो मैं कहा था फिर 3 फोर्ट बन चुके थे। 3 फोर्ट बनने के बाद क्या सीन हुआ कि अब बंगाल में फोर्ट बन चुका है, अब मद्रास में फोर्ट बन चुका है, और अब क्या है, बॉम्बे में फोर्ट बन चुका है। इन सारी जगहों पे फोर्ट के बनने के बाद एक घटना घटी बच्चों। अब अंग्रेज को पता था कि अब बंगाल में फोर्ट बनाने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है औरंगजेब के मरने का। क्योंकि वो एक बात जानते थे कि औरंगजेब जो है वो उसका शासनकाल बहुत बड़ा है। अब उसके बाद जितने भी राजा आएंगे सारे बर्बाद होंगे, उन्हें राजकाज के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो दे जस्ट वेटिंग फॉर द डेथ ऑफ द औरंगजेब। वो औरंगजेब के मरने का इंतजार कर रहे थे और उनका बस कहना था, बस किया था ये औरंगजेब मरे, औरंगजेब के मरने के बाद सारा गेम क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बस इतना कहा कि औरंगजेब के बस उनका मरने का इंतजार था, बस औरंगजेब के मरेगा और उसके बाद हम अपना गेम शुरू करेंगे। 1707 की बात है, औरंगजेब मर गया औरंगजेब, ठीक है। अब जब औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के मरने का एक घटना घटी बच्चों। जितने ही ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टैक्स पे करना बंद कर दिया। जब टैक्स पे बंद कर दिया तो उस कंडीशन में जो वहाँ के जो मनसबदार थे और जो नॉर्मल लोग थे जिनको टैक्स पे करा करते थे, बोलते थे भाई टैक्स क्यों नहीं पे करते हो? तो ब्रिटिशर्स लोगों ने बोला हम नहीं पे करेंगे, आपको जो करना कर लो। क्योंकि वो बात जानता था कि अगर कोई उस वक्त उनसे टक्कर ले सकता था तो वो औरंगजेब के बाद किसी के बस की बात नहीं थी। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया कि इनको पता था कि औरंगजेब अगर जब तक है तभी तक मुगल चलेंगे, तभी तक इनके यहाँ पर देश में सब कुछ ना कुछ सिस्टम रहेगा। औरंगजेब के मरने के बाद पूरा का पूरा जो मुगल सल्तनत है वो हिल जाएगा और उनमें औरंगजेब के जितने राजा हैं उनमें इतना दम भी नहीं है। तो सीन क्या हुआ कि वो औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरने के बाद इन्होंने टैक्स पे करना बंद कर दिया। जब इनसे टैक्स मांगा गया तो इन्होंने मना कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो जब मना किया कि टैक्स नहीं पे करेंगे तो इन यहाँ के राजाओं ने उनको क्या किया, बोला क्या कि हम आपको अगर टैक्स पे नहीं करोगे तो हम आपको यहाँ से क्या बाहर निकाल देंगे, आप हमारे पास मतलब वो नहीं पे कर सकते, मतलब क्या कर सकते हो, आप हमारे साथ मतलब व्यापार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते हो। तो इस बात पर क्या हुआ, ये सारे के सारे अंग्रेज थे, अंग्रेज थोड़े से भड़क गए। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई हम टैक्स पे नहीं करने वाले, आपको जो करना है कर लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, ठीक है। जब लास्ट बार वहां के राजाओं ने मना कर दिया कि भाई टैक्स नहीं पे करोगे तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तो इन अंग्रेजों ने उकसाया, बोले एक काम करो सर, आओ कभी हवेली पर आओ, हमारे फोर्ट में, किले में आओ, आपका अच्छे से स्वागत करते हैं। तो हुआ क्या, इस चीज को देख के राजा सच में चले गए वहां पर। तो वहां गए तो पता चला अरे वहां तो अपने हथियारों का जत्था जमा कर रखा है लोगों ने, हथियार ही हथियार। और राजा समझ गए कि अंग्रेज कुछ बड़ा प्लान करके आए हैं, ठीक। वहां से अंग्रेजों ने इन राजाओं को ऑप्शन दिए, कहते हैं कि अब तुम हमें ऑप्शन नहीं दोगे, हम तुमको देंगे ऑप्शन। बोलते हैं क्या, या तो तुम सरेंडर कर दो, हम तुम पे दया दिखा देंगे, या फिर देश छोड़ के भाग जाओ क्योंकि हम तो तुमको छोड़ने वाले नहीं है। तो कुछ राजाओं ने सरेंडर कर दिया उनके सामने,
और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया तो वो उनसे लड़ने आ गए, और लड़ने के तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे ही थे, ठीक, क्योंकि उनके पास हथियार वगैरह सब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट था। ओके, चल, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको एक ऑप्शन दिया कि काम करो, आप एक ऑर्डर पास कराओ कि ब्रिटिशर्स जो है अब फ्री ट्रेड करेंगे। इंडिया में ट्रेड करने के लिए वो कभी भी अब टैक्स पे नहीं करेंगे। और एक राजा था मुगल सल्तनत का, नाम था उसका फर्रुखसियर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा शासक था जिसने फ्री ट्रेड करने के लिए वाला जो रूल था वो पास करा था उन्होंने, वो था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने इस फ्री ट्रेड वाले जो रूल था, लॉ था, वो बनाया। और फर्रुखसियर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर जिन्होंने फर्रुखसियर वाज द एम्परर, मुगल एम्परर जिसने अंग्रेजों को फ्री ट्रेड करने की बात कही या अंग्रेजों को फ्री ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दिया। वो कहते थे कि ट्रेड जितना मर्जी करो, अब आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा हमको, आप जितना आपको ट्रेड करना है ट्रेड कीजिए, यू नीड नॉट टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। अच्छा, अंग्रेज अब टैक्स बिल्कुल पे नहीं करने वाले थे, और अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो अपने कब्जे में ले लिया था, और जो कब्जे में नहीं था वहां पर रिलेशनशिप अच्छे थे हम उनके। तो मतलब ये देख लो कि पहले अंग्रेजों ने क्या किया, खड़े होने के लिए क्या किया, खड़े होने के लिए उन्हें जगह मांगा, फिर वहां बैठ गए, फिर पूरे भारत में लेट गए, और लेटने का नाम से समझते गंद बचा दी उन्होंने, तो वो हाल था। ठीक है, तो इसके आगे क्या घटना घटी। अब देखो क्या हुआ बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। जैसे ही एक घटना घटी, अब जितने भी जो बड़े बड़े जो रियासतें थी, इनको समझ में आ चुका था कि मुगलों के अंदर इतना दम नहीं है कि वो हमको बांध कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी रियासतों के जो नवाब थे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, मुगल से आजाद कर लिया। जैसे कि 3 रियासतें, हैदराबाद, एक था बच्चों अवध, हैदराबाद, अवध, और एक क्या है बच्चों, बंगाल। ये 3 जो रियासतें थी वो मुगल से अलग हुई। इन्हें यहाँ पे नवाब कौन थे बच्चों, यहाँ पे नवाब थे चिनक्लिच खान नाम था, चिनक्लिच खान नाम था, क्लिच खान नाम था। उनको बोलते हैं निजाम उल मुल्क कहते हैं, निजाम उल मुल्क कहते हैं बच्चों, चिनक्लिच खान, निजाम उल मुल्क कहते हैं। अवध में शादत खान कहते हैं, शादत खान कहते हैं बच्चों। और बंगाल में मुर्शिद कुली खान कहते हैं, मुर्शिद कुली खान थे। इन 3 बंदों ने क्या किया, हैदराबाद को मुगल से, अवध जिसको आज आप लखनऊ बोलते हो, और बंगाल, इनको मुगल सल्तनत से अलग कर लिया। और अलग करने के बाद अब इन पे इंडिपेंडेंट रूप से क्या राज कर रहे थे, इन पे इंडिपेंडेंट रूप से इनको अपने तरीके चला रहे थे लोग। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। देखो, अंग्रेज का टारगेट ना ये था ना ये था, सही ना ये था। स्टार्टिंग से अंग्रेजों तक का टारगेट जो था बंगाली था। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया, इनकी छोटी सी गलती, और मौका, गलती छोटी क्या है मतलब, अगर ये नहीं भी होते फिर भी तो वो करते ही करते। अब अंग्रेजों को हैदराबाद में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अवध को में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको इंटरेस्ट था बंगाल में स्टार्टिंग से। अब ना वहां पर कोई ढंग का शासक है, ना वहां पर कोई ढंग की फौज है, कुछ नहीं था। तो अंग्रेजों को पता था कि एक बात, कि बंगाल में अगर बंगाल अभी क्या कमजोर पड़ा हुआ है, मुगल से अलग हुआ है, तो कौन सी बात है कि इन्होंने बंगाल को हल्के में आंक लिया था। इनको लगा कि बंगाल ऐसे ही होगा, अपने आप को इन्होंने मुगलों से अलग कर लिया है तो नॉर्मल से कमजोर पड़ा होगा। तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। इसके लास्ट नवाब थे, नाम था उसका नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल का लिख लो, लास्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन थे बच्चों, सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। बहुत ही गजब के आदमी, देशभक्त आदमी थे बच्चों। नाम था नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला, ये इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। इनको समझ में आ चुका था कि अंग्रेज जो है वो एग्जैक्टली बंगाल के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। ये जानते थे बहुत जबरदस्त तरीके से कि अगर अंग्रेजों को नहीं हटाया तो अगर बंगाल पे जैसे कब्जा होगा
आज नहीं तो कल ये पूरे के पूरे भारत को अपने लपेटे में ले लेंगे। तो इनके माइंड में एक चीज क्लियर थी कि किसी भी तरह से मुझको भगाना है अंग्रेजों को, और इनके पास वो क्वालिटी थी, सक्षम थे ये अंग्रेजों को भगाने में, कोई बड़ी चीज नहीं थी इनके पास। लेकिन दिक्कत क्या था कि इनके पास उस लेवल के सेनापति नहीं थे। ठीक है, हाँ अब देखो क्लास, अब यहाँ पे क्या बात थी कि लास्ट नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला। अब देखो सिराजुद्दौला ने बड़ा तगड़ा काम किया, वो एक बहुत ही सक्षम राजा थे, मतलब सक्षम नवाब थे, बहुत बढ़िया नवाब थे वो। उनकी सबसे खास बात क्या थी कि वो डरते नहीं थे इन लोगों से, और अंग्रेजों से डरना भी क्यों। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों को ऑर्डर दिया कि भाई तुम ये फोर्टिफिकेशन जो है, किलेबंदी जो कर रहे हो बंद कर दो। अंग्रेज बोलते हैं क्या कि हम तो बंद नहीं करेंगे। तो वो उनको चेतावनी देते हैं कि भाई बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारे किले में घुसकर तबाही मचा देंगे। अंग्रेज बोलते हैं मोस्ट वेलकम, अंग्रेज बोलते हैं मोस्ट वेलकम। तो इस वजह से क्या हुआ, नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो खुद अपनी टीम के साथ, अपनी आर्मी के साथ घुस गए किले के अंदर। और किले में घुसने के बाद क्या हुआ बच्चों, थोड़ी हाथापाई होती है, और करीब करीब वो और उसके सैनिक मिलकर 140 सैनिक को अंग्रेजी सैनिक ने 140 जो अंग्रेजी सैनिक होते हैं उनको एक छोटे से कमरे में, अरे बहुत ही छोटे कमरे बंद कर देते हैं। और अर्ली मॉर्निंग जब लोग आते हैं और उस कमरे को खोलते हैं तो उसमें से करीब करीब 100 से 120 लोग जो सैनिक थे वो सारे के सारे मर गए थे ड्यू टू सफोकेशन। ठीक है, दम घुटने की वजह से वो मर गए थे। एक छोटे से कमरे में 150 लोगों को बंद करोगे तो कॉमन सी बात है, सफोकेशन की वजह से लोगों की हालत खराब हो जाएगी। और एक वक्त में ऐसा आया कि वो लोग मर गए, करीब करीब 120 लोग जो थे वो मर गए थे। और जैसे वो मरे तो इस ट्रेजेडी को बोला गया ब्लैक होल, सही हाँ, इसको क्या बोला, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया था ना, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। और इस ट्रेजेडी को जब जिक्र हुआ, जब लोगों को पता चला, अंग्रेजी सैनिकों को पता चला, दूसरे को पता चला, उनको बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया कि भाई नवाब के लोगों ने मतलब हमारे इतने बंदों को मार दिया। उनको बहुत गुस्सा आया इस चीज़ को लेकर। बट अंग्रेजों को पता था कि वो नवाब कुछ नहीं उखाड़ सकते। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि नवाब कुछ, क्योंकि वो नवाब है यार, बंगाल के नवाब को भी, बंगाल छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, वो बंगाल के नवाब है। अब बंगाल के नवाब को तुम मान के चलो, तुम हल्के में आंकोगे तो गलत है ना भाई, होता है ना, बंगाल के नवाब को तुम हल्के में आंकोगे तो गलत है ना, क्योंकि बंगाल के नवाब है। अब अंग्रेज बेचारे दांत पीस कर रहे, कुछ नहीं कर पाए बेचारे। फिर अंग्रेजों के मन में बात आई कि भाई बंगाल को कब्जे में लेना है तो पहले सीन करो किसका, इस नवाब सिराजुद्दौला का, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो हमारी दाल तो गलनी नहीं है यहाँ पर। ये जिंदा रहेगा तो नॉर्मल सी बात है, ये कुछ नहीं करने देगा हमको। सबसे पहले काम खत्म करो इसका, इस इंसान का। और इस इंसान का काम खत्म करने के लिए क्या किया पता है इन्होंने एक बहुत तगड़ा काम किया पता है। इन्होंने ये समझ गए थे कि इनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, और बहुत बड़ी आर्मी को हमारी टीम तो मतलब ही नहीं हरा जाएगी। और जब तक हम इंग्लैंड से इनके लिए मतलब अपने उसके राइनफोर्समेंट मंगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड से अब पहले फ्लाइट नहीं चलती थी, पहले क्या था सी रूट चला करता था। और सी रूट से मतलब यहाँ से पहले हम यहाँ से वहाँ संदेश भिजवाएंगे, फिर वहाँ से एक्शन होते होते जब यहाँ पे आएंगे तो मुश्किल बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक तो नवाब सबको लपेट चुका होगा, जब तक वहाँ से रीइंफोर्समेंट आएगी तब तक तो नवाब सबको लपेट देगा। तो इसलिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो उन्हें कुछ नया ऑप्शन ढूंढना था कि एग्जैक्टली हम क्या करें कि नवाब जो है वो हमारे सामने घुटने टेक दे। ठीक है, वो क्या करें कि हमारे सामने घुटने टेक दें। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, सुनना इसके बाद। अब क्या हुआ है कि जब वहां पर जो सेना की कमान थी वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थी, और रॉबर्ट क्लाइव बड़ा ही चालाक आदमी था। रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि जितनी सेना अंग्रेजों के पास है वो अभी तो क्या अगले जन्म में भी इनको हरा नहीं पाएगी। और रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि शाम दाम दंड भेद, वो जानता था इस बात को कि अगर मैं इनको अपनी सेना से नहीं हरा पाऊंगा तो मुझे अपनी बुद्धि से हराना पड़ेगा।
उन्होंने क्या किया, कहा कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होगा इनको हराने का, कुछ तो कमजोरी होगी इनकी। और फाइनली उन्होंने कमजोरी ढूंढ ली, वो था सिराजुद्दौला का सेनापति, नाम था उसका मीर जाफर। वो इतना ज़्यादा वाहियात बंदा था, वो इतना ज़्यादा गद्दार आदमी था, इतना बड़ा गद्दार कि पैसों के लिए वो अपनी माँ और बहन तक को बेच दे, वो ऐसा हाल था। उस आदमी ने क्या किया, जब रॉबर्ट क्लाइव ने उसको एक चीज़ ऑफर करी कि अगर नवाब सिराजुद्दौला अगर हार जाते हैं या तुम हमारी हेल्प करते हो नवाब सिराजुद्दौला को हराने में, तो बंगाल के हारने के बाद जब हमारा कब्जा बंगाल पर होगा तो बंगाल के नवाब हम आपको ही बनाएंगे, बंगाल का नवाब हम आपको ही बनाएंगे। और फाइनली क्या हुआ, उन्होंने और बहुत सारा पैसा दिया और उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि आप हमारी हेल्प करिए नवाब को हराने में, जैसे नवाब हारा हमारा कब्जा हुआ, हमने आपको दूसरा नवाब बना देना है। वो मान गया मीर जाफर, और उसकी गद्दारी, उसकी वो गद्दारी है जिसकी वजह से आज हम इतना सफ़र, आज हमारे लोगों ने इतना सफ़र किया, वो गद्दारी। क्योंकि नवाब जानते थे इन्हें कैसे हराना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बताते हैं जरा। अब सारी बात सेटल हो चुकी थी, लड़ाई का मैदान के लड़ाई के बादल छिड़ चुके थे, लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से होने वाली थी। लेकिन याद रखना, ये हमारी भारतीय इतिहास की सबसे छोटी लड़ाइयों में से एक है। हमारे भारतीय इतिहास में सबसे छोटी लड़ाइयों में से एक है। ये लड़ाई केवल और केवल 88 मिनट चला। कुछ किताबों में ये 1.5 घंटे की बात चलती है, लेकिन केवल 88 मिनट चला। और 88 मिनट चलने के बाद नवाब सिराजुद्दौला की जो सेना थी, उन्होंने घुटने टेक दिए, पता है, अंग्रेजों के सामने। और जब घुटने टेक दिए तो उसके नाम तो क्या घटना घटी, जब उनके सामने जो घुटने टेक दिए, नवाब को भागना पड़ गया वहाँ। सोचो, नवाब वहाँ से भाग गए, और भागने के बाद अंग्रेज जीत गई। इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, कहते हैं। प्लासी का युद्ध यही था। प्लासी बंगाल में पड़ता है। तो प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला बहुत बुरी तरह हारे थे, और उनकी हार इतनी भयानक थी कि उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ा था, पता है। और इस हार का सबसे बड़ा कारण था कमांडर जो था उनका, मीर जाफर। अगर मीर जाफर गद्दारी नहीं करता तो नवाब हारते ही नहीं कभी। और नवाब अगर नहीं हारते तो शायद मतलब ही नहीं था हमारे देश का गुलाम होना, क्योंकि नवाब अगर जीतते तो गारंटेड बात है कि अंग्रेज वहाँ से भाग खड़े होते, और अंग्रेज अगर तभी भाग जाते तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती बच्चों। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखो, कई बार क्या होता है ना, मैं कई बार मैं एनसीईआरटी थोड़ा सा रुष्ट होता हूँ, थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा दुखी होता हूँ इन सब चीज़ों से। थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब टॉपिक तो थोड़ा बाहर है, तो बस सुन लेना मेरी बात को। एक्चुअली एनसीईआरटी ना थोड़ा सा ना एक पक्षपात करती है, पता है, बहुत बार। अब मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन मैं देखा हूँ कि एनसीईआरटी में अहोम वगैरह के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करी गई है, पता है। अब हम मुगलों के बारे में बात सुनते हैं, मुगल ऐसे, मुगल ऐसे, मुगल ने ये कर दिया, मुगल ने वो कर दिया, लेकिन कभी कोई अहोम के बारे में बताता नहीं है। अहोम डायनेस्टी नॉर्थ ईस्ट की एक ज़बरदस्त डायनेस्टी थी। वहाँ पर जो कमांडर जो होते थे, लचित बोरफुकन, ठीक है, तुमको पता है मुगलों ने, कभी तुम नोटिस करना तो मुगल्स वगैरह जो थे वो ईस्ट में गए ही नहीं कभी। क्या उन्होंने ट्राई नहीं करा होगा? ट्राई किया था, बट वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो नहीं पाए थे, क्योंकि वहाँ पर क्या था, एक जो सेनापति नाम था उनका, लचित बोरफुकन नाम था। 17 बार हराया, 17 बार मुगलों को भगा के मारा। मुगल आते थे मैदान में लड़ने के लिए, ये इनको जंगलों में आते जंगलों में खींच लाते थे, और जंगलों में इनसे तगड़ा कौन लड़ सकता है, इनको भगा के मारते थे भाई साहब। और मुगलों की बताया कि मुगलों की नेवी अच्छी थी नहीं, इनकी नेवी ज़बरदस्त थी, भगा के मारते थे। लेकिन सबसे जो बड़ी दिक्कत क्या थी कि इन इतिहास को दबा दिया गया, पता है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बोलने में, कभी हिचकिचाता नहीं हूँ कि हमारी भारतीय सेना ने अपने इस धरोहर को बड़ा ही कायम रखा है। जब भी कभी, आज भी हमारे देश में जब भारतीय सेना में जो एनडीए के जो कैडेट्स होते हैं, जो बेस्ट कैडेट होता है उसको बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है, या उसको बोरफुकन मेडल दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि
वो हमारे भारतीय इतिहास के एक बेहतरीन सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध समझ में आया? तो प्लासी के युद्ध में हम समझ गए थे कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कहाँ पर? प्लासी कहाँ पर है? बंगाल में है। युद्ध किनके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और किसमें? सिराजुद्दौला के बीच में। हारा कौन था? सिराजुद्दौला हार गया था। इसमें गद्दारी किसने की थी? मीर जाफर ने की थी। मीर जाफर ने, जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसने गद्दारी करी और उसे गद्दारी का नुकसान हम सभी लोगों को भुगतना पड़ा था। लास्ट लिखवा देता हूँ, उसके बाद आज के लिए हम काफ़ी करते हैं, फिनिश कर देंगे इसको। ठीक है, आज के लिए फिनिश कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर अगली क्लास में ना काम करूँगा बच्चों, कर्नाटक वार जो होगा ना, कर्नाटक वार जो होगा वो आराम से कराऊंगा। ठीक है, कर्नाटक वार जो होता है उसमें जितनी जो वॉर्स वगैरह थी वो उसको द बैटल ऑफ प्लासी अच्छा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था बच्चों। ये कहाँ हुआ था बच्चे? कहाँ है बच्चों? बंगाल में पड़ता है। बंगाल का आज को पलासी कहते हैं इसको, पता है? आज जजीरा को बोलते हैं पलासी कहते हैं इसको। ये किसके बीच में हुआ था? ठीक है, फॉट बिटवीन आर्मी ऑफ नवाब सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, इसका रिजल्ट क्या था बच्चों? रिजल्ट ये था, ब्रिटिशर्स वॉन एंड क्या होता है? नवाब हार गया था। ठीक है, नवाब किल्ड। और क्या होता बच्चों? ठीक है, तो जीत के नवाब मारे गए थे बच्चों, और उसके बाद क्या था? वो सरेंडर कर रहा था एंड हिज आर्मी सरेंडर। उनकी आर्मी सरेंडर कर दिया था उन्होंने। ठीक, और कुछ था बच्चों में देखना, नवाब सिराजुद्दौला के ना एक वो थे, क्या थे? प्रेसिडेंट बोल दो, कह सकते हो कि कमांडर बोल दो उनको। कमांडर कौन थे बच्चों? उनके नाम था उसका मीर जाफर नाम था। बहुत ही गद्दार आदमी था बच्चों, मीर जाफर था। ये ट्रेटर था, गद्दार था बेटे, और इसी गद्दारी ने काम खराब कर दिया। मीर जाफर था बच्चों, और उस कंडीशन में क्या था? और यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिशर्स में था कि रॉबर्ट क्लाइव एंड द पर्सन बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी कौन था बच्चों? आदमी, नाम था उसका रॉबर्ट क्लाइव नाम था उस बंदे का। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद, ये लड़ाई जब खत्म हुई तो एज पर रूल क्या था कि इसको बना दिया गया, क्या? बंगाल का नवाब बना दिया, और सारा का सारा गेम खत्म हो गया। अब क्या हुआ? इसके नवाब बनने के बाद क्या पूरा का पूरा बंगाल जो था वो कठपुतली बन चुका था। अंग्रेज जो बोलते थे ये वो काम करता था, अंग्रेज जैसा बोलते थे वो काम करता था। अब देखो किससे क्या हुआ? कुछ टाइम तक तो इसने अंग्रेजों को झेला, लेकिन उसके बाद इसको समझ में आ गया कि इसने गलती क्या करी है। इसको समझ में आया कि अंग्रेजों ने ये अंग्रेजी कठपुतली बना हुआ है। इसको समझ में आ चुका था कि अगर उस वक्त उसने सिराजुद्दौला का अगर साथ दिया होता तो आज अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाते। और जो गलती होता है कर्मा का फल है, कर्मा, जो गलती जो काम जो था इसने नवाब सिराजुद्दौला के साथ किया, वही गेम इसके साथ भी लोगों ने किया। ये मैं पढ़ाऊंगा, जब बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, और अगली वाली क्लास में मैं कर्नाटक वॉर पढ़ाऊंगा। कर्नाटक वॉर को थोड़ा तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों। कर्नाटक वॉर होगा। अब कर्नाटक वॉर को जब समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कितना इंटरेस्टिंग है।
और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये वॉर समझ में आ रही है बच्चों, ये वॉर समझ में आ रही है। देखो बैटल ऑफ बक्सर से पढ़ा दूंगा ना, बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद ये समझ में आ चुका था कि अब अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं है। बैटल ऑफ बक्सर जब अंग्रेज जीते तो बैटल ऑफ बक्सर के जीतने के बाद लोगों को समझ में आ गया था कि अब अंग्रेज नहीं रुकने वाले, ये अपना काम करेंगे और करते जाएंगे। तो वहां से फिर क्या होगा बच्चों, वहां से आपको मैं आगे बताता रहूंगा इंटरेस्टिंग चीजें। तो जल्दी ही मैं कर्नाटिक वॉर खत्म करके मैं उसमें आता हूँ मैं फिर, ठीक। 4-5 लेक्चर और लगाऊंगा, लेकिन मैं आराम से पढ़ाऊंगा इसको। इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, मजा आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद अब एक चीज और बोलना है आप लोगों को थोड़ा इसकी, इन सब चीजों को लेकर। जैसे कि सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक चीज बता देता हूँ। देखो तैयारी में ना रिवीजन का एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, रिवीजन जरूर करा करो बच्चों, ठीक है।